दोस्तों आज की इस वीडियो में 10,000 के अंदर एक ऐसे पीसी को असेंबल करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट वर्क के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, किसी अगर दुकान पर्पस से कोई सिस्टम खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ये सिस्टम बहुत ही बेस्ट रहेगा। दोस्तों इस सिस्टम में i5 प्रोसेसर लगाने वाले हैं, साथ ही साथ 8 GB रैम और 256 GB की SSD भी लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस पीसी को कैसे असेंबल करेंगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और साथ ही साथ इसमें Windows 11 इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करा रहे हैं कि इसमें हमने क्या क्या लगाया है, वो पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस सिस्टम में जो हम बोर्ड यूज करने वाले हैं वो नैनोटेक में H61 बोर्ड है। वैसे तो इस पे मॉडल नंबर L610 लिखा हुआ है, लेकिन जनरली इस बोर्ड का मॉडल नंबर होता है H61। जब भी जेब्रॉनिक्स में, फॉक्सिन में या बहुत सारे ब्रांड आते हैं, उनमें से कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं H61 में। और H61 में 2 जनरेशन का प्रोसेसर यूज किया जाता है, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। दोनों जनरेशन का प्रोसेसर इस पे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे रैम का 2 स्लॉट दिया हुआ है जिसमें आप मैक्सिमम 32 GB तक यूज कर सकते हैं। और हमने जो है रैम यूज किया हुआ है DDR3 8 GB का रैम इसमें यूज किया हुआ है। उसके बाद एक और यहाँ पे एक PCI स्लॉट दिया हुआ है जिसमें कि आप ऑडियो कार्ड या फिर ग्राफिक कार्ड जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 SATA पोर्ट दिया हुआ है जिस 3 स्टोरेज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और पोर्ट दिया हुआ है जो कि NVMe का है। NVMe SSD यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो कि 128 से लेकर आप ऊपर 512 GB तक आता है। उनमें से कोई भी आप SSD यूज कर सकते हैं। और इसमें हमने जो प्रोसेसर यूज किया हुआ है i5 सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर यूज किया हुआ है। और इसके पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 6 USB पोर्ट मिल जाएंगे, एक VGA पोर्ट मिल जाएगा, एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा, एक ईथरनेट ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे ऑडियो जैक मिल जाएगा। तो चलिए इसे असेंबल करते हैं। कैबिनेट में सेट करने से पहले ही बोर्ड के ऊपर जो फैन लगता है, यानी कि जिसे CPU फैन बोलते हैं, इसे हम पहले सेट कर लेंगे। उसके बाद कैबिनेट के अंदर इसे पैक करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे पहले से हीटसिंक पेस्ट लगा हुआ है, तो ये अगर जिस फैन में नहीं लगा होता है तो उसके लिए अलग से एक पाउच आता है, उस पाउच में ये पेस्ट लगा होता है। तो पेस्ट यहाँ पे पहले लगा लेंगे, उसके बाद लगाएंगे। यदि आप जो भी फ़ैन यूज़ कर रहे हैं उसमें पेस्ट लगा है तो डायरेक्ट यहाँ पे फ़ैन को लगा देंगे। फ़ैन को लगाने का सबसे आसान तरीका यह है कि ये जो चारों जैक है यहाँ पे 4 होल दिए हुए हैं, चारों होल पे रख कर और हल्का सा प्रेस करेंगे तो खट से करके बैठ जाएगा। ये सारे लॉक अगर प्रॉपर ढंग से नहीं बैठते हैं तो हमेशा प्रोसेसर गर्म होगा। गर्म होने की वजह से सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तुरंत चालू करेंगे नहीं ऑन होगा, कुछ देर के बाद चालू करेंगे तब ये सिस्टम ऑन होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी ये चारों लॉक हैं वो प्रॉपर ढंग से बैठ गया है कि नहीं है। यदि ये फैन सही से बैठा नहीं रहेगा तो यहाँ से हिलाने पर ये हिलता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने फिक्स किया है पूरे अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है। इसका जो पावर सप्लाई है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 पोर्ट दिया हुआ है। किसी किसी बोर्ड में 3 पोर्ट दिया होता है, लेकिन उसके सामने लिखा होता है CPU फैन। यहाँ पे छोटे अक्षरों में CPU फैन लिखा हुआ है। तो इसमें से कनेक्ट कर देंगे यहाँ से इस तरह से। अब ये हो जाने के बाद अब अपने कैबिनेट में इसे सेट करेंगे। सेट करने का भी आपको तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो भी कैबिनेट आप लेंगे इस तरह से स्क्रू एक पैकेट में मिलेगा। इन्हीं स्क्रू को यूज़ करके इन सारी चीज़ों को सेट करेंगे। बोर्ड को सेट करने के लिए ये जो गोल्ड कलर का दिया हुआ है स्क्रू, इन 4 स्क्रू को यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इन पॉइंट पे इसे लगा लेंगे। उसके बाद बोर्ड को सेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 4 स्क्रू यहाँ पे लगा दिया है। इसके ऊपर बोर्ड सेट करेंगे। बोर्ड सेट करने से पहले इसमें SMPS को हम फिट करेंगे। ये SMPS 500 वाट का है, इसी का हम यूज़ करेंगे इस सिस्टम में। ये 4 स्क्रू दिया हुआ है जो कि यहाँ, यहाँ और यहाँ पे इसे टाइट करेंगे। ये चारों स्क्रू हमने यहाँ पे टाइट कर लिया है। अब बोर्ड को सेट करेंगे। बोर्ड को सेट करने से पहले यहाँ पे बोर्ड का एक पैनल मिलता है जो कि इस सेक्शन में लगाया जाता है। पैनल को यहाँ पे लगा लेंगे। ये सारा पोर्ट चेक कर लेंगे कि सारे पोर्ट जो पैनल के हिसाब से बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर बैठ गया है तो स्क्रू यहाँ पे टाइट कर देंगे। यहाँ पे SMPS के ये जो 2 पोर्ट होते हैं जो पावर सप्लाई करते हैं मदरबोर्ड को, तो इसको यहाँ पे
एक को चौड़े वाले को यहाँ पे फिट करेंगे और जो ये दूसरा वाला है इस साइड सेट करेंगे। सभी बोर्डों में अलग अलग जगह दिया होता है, किसी किसी बोर्ड में ये दोनों एक ही साथ दिया होता है, तो जहाँ पे इसका ऑप्शन दिया रहेगा वहीं पे लगाएंगे। और ये जो दोनों केबल है किसी और जगह फिट नहीं होंगे, जहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा वहीं पे फिट होगा। हमारे पास 256 GB का SSD है, इसी SSD को इसमें हम सेट करेंगे। हमने यहाँ पे SSD लगा लिया है, अब इसका कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे दो कनेक्शन किया जाता है, एक पावर सप्लाई दी जाती है और एक बोर्ड से कनेक्शन दिया जाता है। तो ये पावर सप्लाई है, तो इसके लिए यहाँ पे इसका कनेक्शन देंगे चौड़े वाले में, और जो पतला वाला है उसमें SATA केबल कनेक्ट करेंगे। दोनों केबल को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह से ये दोनों केबल कनेक्ट हो जाएंगे। इसका दूसरा पोर्ट जो है वो यहाँ पे मदरबोर्ड में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कैबिनेट का फ्रंट पैनल का केबल दिया हुआ है, एक ऑडियो का पोर्ट दिया होता है, एक USB का, और इसमें कुछ लाइट का दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे हार्ड डिस्क का जो LED लाइट होती है, एक पावर का LED लाइट होती है, एक रीस्टार्ट स्विच दिया रहेगा और एक पावर स्विच दिया रहेगा। ये जो रीस्टार्ट और पावर स्विच है और इसकी जो लाइटें हैं ये आगे फ्रंट में दिया हुआ है, जैसे कि ये पावर स्विच है, ये रीस्टार्ट स्विच है, और यहाँ पे एक पावर का LED दिया हुआ है और एक HDD का LED दिया हुआ है, और यहाँ पे दो USB दिया हुआ है और ये दो ऑडियो जैक दिया हुआ है। तो इन सभी को बोर्ड से कनेक्शन देना पड़ता है। जैसे ऑडियो जैक है और बीच में यहाँ पे देखिए ये पहला नंबर है, पहला नंबर के बाद दूसरा नंबर वाला गैप दिया हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ बोर्ड में भी एक पोर्ट दिया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, एक बीच में गैप है, उसके बाद ये है, तो वहीं पे ये फिट हो जाएगा। और अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है तो इस पोर्ट पे ऑडियो जैक भी लिखा होता है, किसी किसी में नहीं भी होता है, तो इसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये USB पोर्ट के लिए दिया हुआ है, ये गैप है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस में गैप है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं। दोनों फ्रंट पैनल का USB पोर्ट है। अब बचता है यहाँ पे पावर स्विच और इसकी LED। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कलरफुल जो दिया रहेगा, इसका मतलब ये है कि ये फ्रंट पैनल है, और नहीं तो इसके साइड में कहीं ना कहीं फ्रंट पैनल लिखा होगा, तो उसी में पावर स्विच होता है। तो अब बता दूँ आपको कि यहाँ पे जो ये इस साइड का जिधर 4 दिया हुआ है, ये पहले का जहाँ पे गैप दिया हुआ उस साइड से काउंट करेंगे तो ये पहला जो 2 है ये पावर स्विच है। इसके पीछे ठीक पीछे यहाँ पे एक को छोड़ के ये रीसेट स्विच है। उसके बाद रीसेट स्विच के बगल में HDD लाइट है। उसके बाद पावर स्विच के बगल में ये जो 2 दिया हुआ है ये पावर की लाइट है। इस तरह से ये पूरा बिल्कुल सेट हो चुका है। इसमें जितने भी केबल दिया हुआ है इसको अपने अनुसार टाई भी कर सकते हैं, टाई से बांध सकते हैं। हाँ, इस ढक्कन को यहाँ पे बंद कर देंगे। पहले सिस्टम को स्टार्ट करेंगे पावर स्विच के द्वारा। स्टार्ट करने के बाद F12 या 11 दबाएंगे। जैसे ही F12 या 11 दबाएंगे तो हर बोर्ड का अलग अलग बूट मेन्यू का ऑप्शन होता है। जैसे किसी किसी के बोर्ड में F8 होता है, किसी में F9 होता है, किसी में 10, किसी में 11, 12। तो इनमें से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि जो बोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सा बूट मेन्यू का ऑप्शन है। तो इसमें F12 है और हमने इसमें बूटेबल पेन ड्राइव लगाया हुआ है विंडोज़ 11 का। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप किस मोड में फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 मोड होता है, एक लीगेसी और एक UEFI। तो जो लीगेसी वाला मोड होता है वहाँ पे लीगेसी नहीं शो करेगा, किसी किसी बोर्ड में शो करता है, लेकिन यहाँ पे USB फ्लैश डिस्क 1100 शो कर रहा है। और अगर UEFI में करना चाहते हैं तो यहाँ पे UEFI लिख कर उसके बाद उसका नाम शो कर रहा है। तो हम पहला USB फ्लैश डिस्क वाला सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे। ये विंडो का सेटअप का लोगो आ चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और जिस तरह से विंडो इंस्टॉल किया जाता है वैसे ही इसमें भी करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 256 GB का जो हमने SSD लगाया हुआ है, यहाँ पे 238 GB का शो हो रहा है। तो इसमें हम पार्टीशन करेंगे। तो एक जो C है उसे हम 100 GB यहाँ पे क्रिएट कर ले रहे हैं। और बाकी को D ऐसे ही रहने दे रहे हैं। तो इसको भी न्यू बनाकर अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक बार इसे फॉर्मेट कर लेंगे और जो 100 GB का बनाए हैं उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। इंस्टॉल होने में 3 स्टेप लगेंगे। रिस्टार्ट होगा, उसके बाद फिर ऑन होगा, कुछ सेटअप चलेगा, फिर रिस्टार्ट होगा। तो उसके बाद कुछ ऑप्शन मांगेंगे, नाम वगैरह मांगेंगे, जैसे कि अभी आगे आएगा तो हम आपको बताएंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम में हमने Windows 11 इंस्टॉल कर दिया है। चलिए इसका स्पेसिफिकेशन चेक करा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेसर के सामने Intel Core i5 2400S प्रोसेसर लगा हुआ है जिसकी स्पीड 2.50 GHz है और इसमें 8 GB का रैम लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने विंडोज इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है कि Windows 11 Pro हमने इंस्टॉल किया है। और इसका स्टोरेज चेक करने के लिए दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने दूसरी ड्राइव बनाई है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो दिस पीसी है इस पर राइट बटन क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शो नहीं, डी और सी कुछ यहाँ पे ड्राइव का नेम नहीं शो कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, एक बार डिलीट कर लेंगे और यहाँ से फिर से न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू वॉल्यूम डी यहाँ पे बन चुका है। अगर ड्राइव देखना होता है, स्टोरेज देखना होता है कि हमारे सिस्टम में कितना स्टोरेज लगा हुआ है, तो मैनेज में जाकर यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 238 GB दिखा रहा है, यानी कि इसमें 256 GB लगा हुआ है। कुछ रिजर्व होता है और इतना हमें GB मिलता है यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ड्राइव नहीं शो हो रहा था वहाँ से हमने डिलीट करके फिर से बना दिया है, तो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुका है। इसका भी पार्टीशन वहीं से किया जा सकता है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें इंटरनेट चलाने के लिए दो ऑप्शन होता है। पहला ईथरनेट ऑप्शन, जो कि केबल के जरिए बोर्ड में ईथरनेट पोर्ट बताया है उसमें कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है वाईफाई के जरिए। तो वाईफाई के जरिए अगर चलाना चाहते हैं तो अलग से वाईफाई का एडाप्टर लगाना पड़ता है, जो कि इस तरह का USB की तरह होता है। तो इसे अपने सिस्टम में लगाएंगे। पहले हम आपको चेक करा दे रहे हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी वाईफाई यहाँ पे शो नहीं कर रहा है और इसे हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे। हमने यहाँ पे प्लग कर दिया है। प्लग करने के बाद इसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, तो यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने लगाया है वाईफाई अडाप्टर, इसमें ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। नहीं तो अगर दूसरा कोई अडाप्टर लेते हैं तो उसके साथ एक CD आती है, उसमें उसका ड्राइवर होता है, या फिर उसके मॉडल के अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन उसका ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करना बता देते हैं। पहले इसे ओपन कर लेंगे। जैसे ही हमने ओपन किया है तो इस तरह से आया हुआ है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे भी फिनिश पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए वाईफाई पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे वाईफाई शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से जो भी आपके आसपास में वाईफाई रहेगा, यहाँ से वाईफाई शो करना स्टार्ट हो गया। और इसके जो भी वाईफाई को कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके आप इसमें इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र में जाकर आप कोई भी चीज़ें ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया इसकी स्पीड भी मिल रही है। वैसे तो हमारे वहाँ ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, आपके वहाँ जो भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने वहाँ अगर सिम से चला रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड स्लो आएगा, या फिर उसका भी आपके जगह के अकॉर्डिंग स्पीड होती है। जैसा नेटवर्क रहेगा वैसी स्पीड आएगी। तो इस तरह से कोई भी सिस्टम को आप असेंबल कर सकते हैं। वैसे तो जो हमने सिस्टम बताया है, हम फिर दोबारा इसका कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं। इसमें Intel Core i5 प्रोसेसर यूज़ किया है, जो कि 2.5 GHz का स्पीड देगा, और साथ ही साथ इसमें 8 GB DDR3 रैम यूज़ किए हैं, और स्टोरेज के लिए 256 GB SSD यूज़ किया है, जो कि SATA SSD है। इसमें दोनों ऑप्शन है, SATA भी यूज़ कर सकते हैं और NVMe जो हमने इसमें यूज़ किया है वो SATA SSD है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का ये जो CPU है ये केवल 10,000 के अंदर में ही तैयार हो जाएगा। यदि आप ऑनलाइन लेते हैं तो लगभग 10,000 के रेंज में मिलेगा। यदि अपने मार्केट से लेते हैं तो और भी कम प्राइस में मिल सकता है। ये लगभग 7 से 8,000 के बीच में ये तैयार हो जाएगा। तो इस CPU से आप अपना स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का पूरा काम हो सकता है। साथ ही साथ अगर ऑफिस वर्क के लिए लेते हैं तो ऑफिस का भी काम हो सकता है। कोई अगर नई शॉप खोलते हैं, जनसेवा केंद्र वगैरह खोलते हैं, तो उसका भी सारा काम इस सिस्टम से हो जाता है। उसके बाद सिस्टम के CPU के अलावा अगर मॉनिटर जो भी चाहते हैं तो मॉनिटर बहुत सारा रेंज है, 2000 से स्टार्ट होता है। उसके ऊपर आप जितना बड़ा मॉनिटर लेंगे, जैसा ब्रांड लेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका पैसा लगता है, तो वो आपके ऊपर है।
लेकिन ये जो CPU है लगभग आप ऑफलाइन लेते हैं तो लगभग 7-8 हज़ार में मिल जाएगा, ऑनलाइन लेते हैं तो लगभग 9 से 10 हज़ार के रेंज में ये मिल जाएगा। इस CPU में जो भी पार्ट्स यूज़ किए गए हैं उन सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, साथ ही साथ कीबोर्ड और मॉनिटर का भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।